ए टू फिजिक्स एड एक्सेल, सर इमरान यामीन, यूनिट 4। आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स। और पार्टिकल फिजिक्स के अंदर एक क्लास हम लोग लास्ट कर चुके हैं लास्ट वीक में, और उसी पीएमटी की शीट को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट शीट के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सवाल करा चुका हूँ। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे जाना चाहते हैं। और आपने इससे पहले मेरी 2 वीडियोस देख चुके हैं, जो मैंने लाइव क्लास के बजाय आपको वीडियो के साथ वर्किंग की थी, जिसमें हमने पढ़ा थी कि कौन कौन से पार्टिकल फंडामेंटल हैं, मीजॉन क्या होते हैं, बैरियन क्या होते हैं, हेड्रॉन क्या होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में जो नई बात हमें नज़र आ रही है वो ये कि जो साइंटिस्ट हैं आइंस्टाइन, उन आइंस्टाइन ने हमें ये बताया था कि मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। तो सी तो कांस्टेंट है, सी को छोड़ दीजिए। तो कहना ये चाह रहे हैं कि एनर्जी से मास पैदा हो सकता है और मास से एनर्जी भी पैदा हो सकती है। ठीक है जनाब, एनर्जी से मास पैदा हो सकता है। जैसे दो पार्टिकल एक दूसरे से टकराए और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो टकराने के बाद रुक गए, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, तो उस काइनेटिक एनर्जी के बदले में कोई मटेरियल पार्टिकल पैदा हो सकता है, कोई मास पैदा हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होगा कि दो मासिव पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे और टकरा के दोनों गायब हो जाएंगे, और जब दोनों गायब होंगे तो उनके बदले में एनर्जी पैदा हो जाएगी। तो इस तरह की बात डेली लाइफ में हमें कहीं नज़र नहीं आती, डेली लाइफ में कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन जब न्यूक्लियर फिजिक्स में जाते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी बातें हमें नज़र आती हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हम इस बात को थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम इसको मज़ीद आगे लेके चलना चाहते हैं, और आगे लेके चलने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलें जनाब, सीक्वेंस ही चल रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जनाब हो ये रहा है कि एक हाई एनर्जी प्रोटॉन, आपको पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कह रहे जनाब ये प्रोटॉन इंटरेक्ट करता है, टकराता है फोटॉन के साथ। और आपको पता है जनाब फोटॉन होती है एनर्जी, तो मैंने फोटॉन की जगह लिख दिया एनर्जी। ठीक है जनाब, तो आप गौर कीजिए, प्रोटॉन मास है और ये टकरा रहा है फोटॉन से, दैट इज एनर्जी। और खुद बता रहे हैं कि इनके इंटरेक्शन से दो पार्टिकल पैदा हो गए हैं, दो मास पैदा हो गए। अब कह रहे हैं बताइए इसमें से कौन से पार्टिकल हैं जो पैदा हो सकते हैं, इनमें से नीचे से कोई पार्टिकल आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है जनाब, तो चलें जनाब नीचे के पार्टिकल में चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है न्यूट्रॉन। तो ये वाली बात हकीकत है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तकरीबन करीब करीब है। तो बात समझ में आती है कि मास से मास पैदा हो गया। लेकिन आप गौर कीजिए, प्रोटॉन पॉजिटिव था लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और अगर चार्ज नहीं है तो इसके बराबर में एक ऐसा पार्टिकल पैदा करवा रहे हैं जिसमें चार्ज नहीं है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप देखो लेफ्ट साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, +1 चार्ज है, एनर्जी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो राइट साइड पे भी ना +1 चार्ज होगा, तो इट हैज नो चार्ज, इट हैज नो चार्ज, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा जरा बी पर आ जाए। बी में वो कर ये रहा है ऑप्शन में कि उसने ना पाई के ऊपर प्लस बना दिया है। नाउ इट इज पॉसिबल। कैसे? क्योंकि गौर कीजिए लेफ्ट साइड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो राइट साइड के ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है जनाब, और आपको अगर याद करें तो हम आपको एक टॉपिक पढ़ाते हैं कि जब कभी इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन में लेफ्ट और राइट साइड पे चार्ज कंजर्व होता है। लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर लेप्टॉन नंबर कंजर्व होता है, लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर बैरियन नंबर कंजर्व होता है। तो अब आप गौर कीजिए कि अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूं तो चार्ज +1 है, एनर्जी के ऊपर चार्ज है नहीं। राइट साइड के ऊपर इस बी पार्ट में देखूं तो चार्ज पाइऑन का +1 है, तो चार्ज कंजर्व है। ठीक, बैरियन नंबर देखूं तो प्रोटॉन इज अ बैरियन, इसका नंबर +1 है। राइट साइड के ऊपर न्यूट्रॉन देखूं, न्यूट्रॉन बैरियन है, जी हाँ इसका चार्ज नंबर +1 है। ठीक है जनाब, लेप्टॉन लेफ्ट साइड के ऊपर कोई लेप्टॉन नहीं है, राइट साइड के ऊपर कोई लेप्टॉन नहीं है, कोई लेप्टॉन नहीं है। तो अगर ये तीन चीजें फुलफिल हो रही हैं तो दिस इज पॉसिबल। सो द राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। अनस सिर्फ मुझे बता दो ए को मैंने क्यों फेल करा है, ए को क्यों फेल किया था अनस? बस बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया जी,
बेहतरीन हो गया। और अगर मैं सी और डी पे चला जाऊँ ना, तो सी और डी में हम लोग बैरियन में फंस जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड के ऊपर एक बैरियन प्रोटॉन है, लेकिन राइट साइड के ऊपर एक भी बैरियन है ही नहीं, तो बैरियन नंबर पे फंस जाएंगे। तो सी और डी में बैरियन फेल हो रहा है, ठीक है जनाब, सी और डी में बैरियन फेल हो रहा है। और डी में तो खैर चार्ज भी फेल हो रहा है, क्योंकि चार्ज नंबर डी के अंदर -1 +1 करके 0 हो जाता है। तो खैर कहना ये चाह रहा हूँ कि जब कभी इस तरह की सिचुएशन हो, तो वी शुड चेक दीज कंजर्वेशन। तो इस कंजर्वेशन के जरिए हम आंसर कर सकते हैं। सारे बेटा आपको क्या ये पूरी जो मैंने कंजर्वेशन अप्लाई की है, ये सारी की सारी बात समझ में आती है बेटा? सारे ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपको जब ये समझ में आ गई, तो चलिए जी और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 9 को लेके तो उन्होंने ना दो तीन सवाल बना दिए, दो तीन सवाल बना दिए। और उन दो तीन सवालों में जो सबसे पहला सवाल है, वो पहला सवाल उन्होंने वो वाला लेकर आए जिसके अंदर स्टार बना हुआ है। स्टार का मतलब है जनाब इंग्लिश बहुत सारी लिखनी है, ठीक है ना। और अगर इंग्लिश बहुत सारी लिखनी है, तो चले पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। लेकिन मेरे ख्याल में शायद मैं सवाल को पहले नहीं कराऊंगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन को उठा के उन्होंने क्वेश्चन 10 में भी डाला, बीच में लिखा है सेम इमेज एज इन क्वेश्चन नंबर 9। और फिर इसी तरीके से ये और आगे जाकर भी देखिए सेम इमेज एज इन क्वेश्चन नंबर 9 बात कर रहे हैं। तो शायद मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पहले करूं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 को करूं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में इमेज दिया हुआ है, तो इसलिए मैं पहले इमेज की बात करना चाह रहा हूँ। तो जरा इमेज सुनिए। इमेज क्या है? तो कहते हैं जनाब कोई चैम्बर है जिसमें पार्टिकल्स को स्टडी किया जाता है, उसका नाम है बबल चैम्बर। इस बबल चैम्बर में फोटोग्राफ लिया गया है, किस चीज़ का? ट्रैक मेड बाय प्रोटॉन एंड पाइऑन। ठीक है जनाब, प्रोटॉन और पाइऑन। अच्छा, ये बात याद रखिए कि प्रोटॉन तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन जो पाइऑन है ना, ये पाइऑन, अच्छा मैं थोड़ा सा तंग करूंगा, अनस बताना पाइऑन क्या ये लेप्टॉन की टाइप है? पाइऑन तो आप कहेंगे नहीं सर, पाइऑन तो खाली हमारे कोर्स में दो हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है। ठीक है, लेप्टॉन की बात कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू ऑन न्यूट्रिनो। तो ये म्यू ऑन तो नहीं है, ये है पाई ऑन। तो भाई दर हकीकत ये मीजॉन है। और ये मीजॉन भी तीन तरह के होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई न्यूट्रल, पाई नेगेटिव। ठीक है जनाब। तो अगर ये पॉजिटिव प्रोटॉन है, तो पाइऑन ना पक्की बात है नेगेटिव वाला होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर गौर करें, तो इस डायग्राम में एक पार्टिकल ऊपर की तरफ भाग रहा है और एक पार्टिकल नीचे की तरफ भाग रहा है। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो पक्की बात है कि दोनों के ऊपर चार्ज अपोजिट नेचर का होगा, चार्ज अपोजिट नेचर का होगा। ठीक है जनाब। तो एक बात तो मुझे इस डायग्राम में ये समझ में आ रही है कि इसमें सर प्रोटॉन पैदा हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव, और पाइऑन पैदा हो रहा है नेगेटिव। रीजन क्या है, अभी लिखूंगा रीजन, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक बात ठीक। अच्छा, फिर खुद बता रहे हैं कि ये जो पार्टिकल पैदा हुए हैं, इट इज ड्यू टू द डीके ऑफ लेमडा, लेमडा से हुए हैं। तो पक्की बात है लेमडा जो होगा ना, वो न्यूट्रल वाला लेमडा होगा, न्यूट्रल वाला होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखिए चार्ज नंबर लेफ्ट साइड के ऊपर चार्ज 0 है, राइट साइड के ऊपर प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और पाइऑन का नेगेटिव चार्ज। तो पक्की बात है कि इस डायग्राम में जो लेमडा पार्टिकल है जो डीके हुआ है, पक्की बात है कि लेमडा पार्टिकल न्यूट्रल होगा। ठीक है जनाब। तो पहली बात ये लिखना चाह रहा हूँ कि लेमडा, लेमडा स्पेलिंग में लिखा है, हाँ जी लेमडा स्पेलिंग में लिखा है। तो जनाब लेमडा पार्टिकल इज न्यूट्रल। आप कह रहे हैं सर आपने डायरेक्ट लेमडा के ऊपर कहानी क्यों लिखना शुरू कर दी? क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं लेमडा पार्टिकल के बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है इस फोटोग्राफ को देखकर। इस फोटोग्राफ को देखें और देख के बताएं कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो पहली इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिल रही है कि लेमडा जो है ना, वो न्यूट्रल होगा। वाई? बिकॉज लेमडा पार्टिकल इज न्यूट्रल। वाई? इट डीकेज या डीकेड इनटू पॉजिटिव प्रोटॉन एंड नेगेटिव पाइऑन। फुल स्टॉप। अच्छा, this photograph shows that
proton and pion deflected in opposite direction. So they have negative charge, they have opposite charge. और अगर इन दोनों का अपोजिट चार्ज है तो पक्की बात है कि जो लेमडा होगा ना वो न्यूट्रल होगा। तो मैंने अभी इस डायग्राम को देख के ये वाली बात डिस्कवर की है कि लेमडा न्यूट्रल होगा। लेमडा क्यों न्यूट्रल होगा? सर लेमडा इसलिए न्यूट्रल होगा, लेमडा इसलिए न्यूट्रल होगा क्योंकि लेमडा से जो दो पार्टिकल पैदा हुए हैं, लेमडा से जो दो पार्टिकल पैदा हुए हैं, उन दोनों पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। और अब दोनों की डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, जब दोनों की डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की अपोजिट डिफ्लेक्शन इस बात को शो कर रही है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो पक्की बात है ये दोनों जिससे पैदा हुए होंगे वो न्यूट्रल है। तो बेटा मैंने पहली इंफॉर्मेशन आपको ये देने की कोशिश की है कि लेमडा न्यूट्रल है, इट इज द इंफॉर्मेशन। और फिर मैं इसकी दे रहा हूँ जस्टिफिकेशन। क्या? कि जनाब ये जो पार्टिकल है ये जब डीके हुआ है तो इसने पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल पैदा किए हैं और ये फोटोग्राफ शो कर रहा है कि दोनों की डिफ्लेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब है दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। एक तो मुझे ये बात पता चल सकती है। दूसरी बात पर आइए, दूसरी बात पर आइए। दूसरी बात बेटा ये है कि ये बताइए कि ये जो दोनों पार्टिकल हैं, ये दोनों पार्टिकल कहाँ पे डिफ्लेक्ट हुए हैं? तो जरा पढ़ें। कह रहे हैं बबल चैम्बर फोटोग्राफ में। और ये बबल चैम्बर फोटोग्राफ होता क्या है? तो बेटा ये बबल चैम्बर जो फोटोग्राफ है ना, ये दर हकीकत एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं जनाब, पार्टिकल को अंदर एंटर करते हैं तो पार्टिकल में डिफ्लेक्शन हो जाती है। तो जरा दूसरी बात सुनिएगा। ठीक है जनाब, दूसरी बात क्या? कि द मोमेंटम द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन and pion can be determined by measuring their रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन और पायोन कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग देयर रेडियाई। ठीक है जनाब। और मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फार्मूला होता है, वी नो दैट वी नो दैट ये बताइए, हमारा ख्याल है कि हम सबको मोमेंटम का फार्मूला आता है। कोई बच्चा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड में मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? तो मोमेंटम का फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड में होता है क्यू बी आर। क्यू बी आर, इस क्यू बी आर में चार्ज तो हमें ऑलरेडी पता है, प्रोटॉन का भी और पाइऑन का भी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मुझे पता है। फोटोग्राफ से क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि उसमें तो कहानी ये लिखी हुई है कि फोटोग्राफ को देखकर आप लेमडा के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। तो जरा गौर से सुनिएगा। फोटोग्राफ को देख के मैं फोटोग्राफ में से निकालूंगा रेडियस। किसका रेडियस निकालूंगा? पाइऑन का और प्रोटॉन का। और अब इन दोनों का रेडियस आ जाएगा तो रेडियस से निकालूंगा मोमेंटम। और जो मोमेंटम आ जाएगा तो याद रखिएगा, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम we can determine the momentum of lambda। असल में तो हमें lambda के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कह रहे हैं lambda के बारे में क्या निकाल सकते हो? डिटरमाइन द मोमेंटम ऑफ lambda। ठीक। तो देखा जाए ना, तो इस क्वेश्चन में मैंने lambda के बारे में दो बातें डिटरमाइन कर सकता हूँ बाय पैराग्राफ। नंबर वन, lambda न्यूट्रल था। नंबर टू, lambda का मोमेंटम क्या था, ये मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? नंबर वन,
मैंने डिफ्लेक्शन देखी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं समझ गया प्रोटॉन और पाइऑन अपोजिट चार्ज होंगे। जब अपोजिट चार्ज होंगे तो लेमडा न्यूट्रल होगा। नंबर टू, प्रोटॉन और न्यूट्र पाइऑन दोनों का रेडियस से मोमेंटम निकाल सकता हूँ, और इन दोनों के मोमेंटम को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन में लिखूंगा, तो मैं लेमडा का मोमेंटम निकाल सकता हूँ। ठीक। और आपस की बात है, ये सारी बातें मैं इस कंडीशन में निकाल सकता हूँ जब मेरे सामने मार्किंग स्कीम खुली हुई हो, और देख के बंदा बताए कि भाई इससे ये पता चल सकता है, इससे ये पता चल सकता है। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग बहैसियत इंसान, क्योंकि तुम लोग इंसान हो ना, कंप्यूटर तो नहीं हो, सारे भाई कमेंट्री करें क्या एग्जाम में इस तरह का इमेज आएगा और आप इंशाल्लाह उसकी सारी की सारी बातें उसको बता देंगे कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जी सारे। जी जी, देखिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के साथ ये वाली बात डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि मैंने सामने मार्किंग स्कीम इस सवाल के लिए खोली हुई है, वैसे नहीं खोलता। इस सवाल के लिए खोली हुई है भाई, ये लिखने वाला सवाल है। हाँ, तो लेकिन आप ये समझ रहे हैं बहैसियत टीचर का काम ये है भाई कि देखो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली सवाल समझा देना। तो सवाल मैंने समझा दिया है, और अब सवाल समझाने के बाद मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि हाँ यार, मतलब अगर मैं एक्टिंग करूँ, ओवर एक्टिंग करूँ, नहीं यार ये ऐसा है तो ठीक है ना, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं तो डंके की चोट पे रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर डालूंगा भी, ताकि कल को कोई इसको देखे तो बोले यार देखो सर जो है एडेक्सल वाले का मजाक उड़ा रहे। तो भाई अनस भाई, क्या कहते हैं, मुझे मजाक उड़ाने का हक है इस सवाल में या नहीं है? अनस, है ना? मतलब कौन सा इंसान होगा जो इस डायग्राम को देखेगा और बोलेगा लो भाई ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो भाई मैं इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी मैं मुतमईन नहीं हूँ, इस लिहाज से कि कोई भी बच्चा देख के क्या बताएगा, कि इसको देख के बता देगा ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ठीक है। लेकिन चले मैं एज अ टीचर एक्टिंग करता हूँ, और ओवर एक्टिंग मेरी ये है कि अनस यार देखो भाई, देखो दो पार्टिकल हैं अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो पक्की बात है जो लेमडा होगा वो न्यूट्रल होगा, नंबर वन। दोनों पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं, तो दोनों के रेडियस से मोमेंटम निकाल लोगे। जो मोमेंटम पाइऑन और प्रोटॉन का होगा, उन दोनों को सम करूंगा तो इट विल बी द मोमेंटम ऑफ लेमडा। ये दो बातें हम उसमें से मालूम कर सकते हैं। एज अ टीचर जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोई इतना मासूम सवाल नहीं है, उसी सवाल को कह रहे हैं कंटिन्यू करें, लेकिन एटलीस्ट कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन है तो बंदा काम तो कर सकता है। क्वेश्चन है जनाब कि एक पार्टिकल है लेमडा, जो अभी अभी हम ऊपर पढ़ के हैं, कह रहे हैं उस लेमडा का रेस्ट मास इतना है, इट इज द रेस्ट मास। कह रहे हैं इस रेस्ट मास को केजी में कन्वर्ट करें। तो यार इस जैसे सवाल हम लोग लास्ट वीक इतने सारे कर चुके हैं ना, तो बस जल्दी से मैं लिख रहा हूँ, और मैं शायद इसका भी आंसर मार्किंग स्कीम से देख के जल्दी से लिखना चाहूंगा। जहाँ लिखा हुआ है मेगा, मेगा की जगह डाल देना है यार एक्सपोनेंट 6। जहाँ लिखा हुआ होता है ईवी, ये तो एक कॉमन सेंस सवाल है, ईवी, ईवी होता है जी 1.6 एक्सपोनेंट -19 ईवी। नीचे लिखा हुआ है सी, सर सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 एक्सपोनेंट 8 विद स्क्वायर। 3 मार्क का क्वेश्चन है, नंबर बांट रहा है इसके अंदर। आपने इसको सारी की सारी चीजें सॉल्व करनी है, मैंने मार्किंग स्कीम देखी और आंसर लिख दिया, क्योंकि इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं, कैलकुलेटर चलाओगे आंसर आ जाएगा। तो इट इज द मास, but it is rest mass of lambda, okay, rest mass of lambda, ठीक है ना, it is rest mass of lambda। तो रेस्ट मास ऑफ लैम्डा मैंने कैलकुलेट कर लिया, इतना है, यकीनन आप भी कॉपी कर लेंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन है। लेकिन जो इससे अगला क्वेश्चन है ना, इससे अगले क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है अभी आपको समझाता हूँ। पहली बात तो जरा ये देखिए कि ऊपर अभी जो मैंने सवाल किया, इसकी यूनिट एम में थी। अगले सवाल में जाए, प्रोटॉन की वैल्यू एम में है, पाई ऑन की वैल्यू एम में है, लेकिन ये वाला नंबर जी में। ठीक है जनाब। तो पहली बात तो ये कि भाई सब एम में होना चाहिए, तो पहले इसको भी ना एम में कन्वर्ट करें। तो आपको पता है कि गीगा होता है एक्सपोनेंट 9, ठीक है, और मेगा होता है, मेगा होता है एक्सपोनेंट 6, ठीक है ना, मेगा होता है एक्सपोनेंट 6। ठीक। तो एक्सपोनेंट 9 को अगर मैं ब्रेक करूं, तो एक्सपोनेंट 9 को बेटा मैंने ब्रेक कर दिया एक्सपोनेंट 3 इंटू एक्सपोनेंट 6 में। और जब एक्सपोनेंट 3 इंटू एक्सपोनेंट 6 में डिवाइड करा, तो सॉरी कन्वर्ट करा, तो इसका मतलब ये हुआ गीगा बराबर होता है 1000 मेगा के। ठीक है भाई, 1 गीगा बराबर है 1000 मेगा के। जरा इसको पहले कॉपी करें साइड में, ताकि आपको मैं बात समझा सकूं। 1 गीगा इज इक्वल टू 1000 मेगा। ठीक। अब इसमें करना क्या चाह रहा है, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि भाई उसने लेमडा की एक वैल्यू दी हुई है 4.95 जी ई वी। तो ये जो 4.95 जी ई वी है, इस जी ई वी का मतलब होता है एक्सपोनेंट 9। एक्सपोनेंट 9 को मैंने तोड़ा एक्सपोनेंट 3
और एक्सपोनेंट 6 में। ठीक है ना, जी को मैंने तोड़ा एक्सपोनेंट 3 और एक्सपोनेंट 6 में, और अब एक्सपोनेंट 3 में तोड़ा तो ये बन गया 1000, और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4950, और ये जो नंबर है एक्सपोनेंट 6, ये बन गया मेरे लिए MEV। तो पहला काम बेटा बस मैंने ये करा है कि 4.95 GeV को कन्वर्ट कर दिया 4950 MEV में। अब मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सारी की सारी वैल्यूज बेटा मेरे पास किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। पहले जरा जल्दी से इसको कॉपी करें। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है तो जरा और से एक बात सोचिएगा। ये बताइए कि सर इस टॉपिक में लैम्डा जो है ना वो ब्रेक हुआ है, कन्वर्ट हुआ है इस पूरे टॉपिक में, किसके अंदर, प्रोटॉन में और पाइऑन में। ठीक है ना, प्रोटॉन में और पाइऑन में। ठीक, एक बात। अच्छा, अब एक और बात मुझे यहाँ रोकना पड़ेगी, और रोक कर अभी मैं आपको समझाता हूँ। मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव है, पाइऑन नेगेटिव है, लैम्डा जीरो है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ सिखा दूँ, वरना मुझे पता है आपको ये बात मेरी समझ में नहीं आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यार ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का, बल्कि मैं प्रोटॉन की बात करूँ क्योंकि मुझे प्रोटॉन की ना वैल्यूज याद है। ये प्रोटॉन है, अगर ये प्रोटॉन कहीं रखा हुआ हो तो प्रोटॉन जब रुका हुआ होता है ना तो इसका रेस्ट मास होता है बेटा 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 के जी। इसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन का रेस्ट मास। ठीक है, और इस रेस्ट मास को अगर मैं आइंस्टाइन की इक्वेशन में पुट कर दूं और सॉल्व करूं, तो सॉल्व करके जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है ना, प्रोटॉन का रेस्ट मास 1.67, और इसको एम नॉट सी स्क्वायर में पुट कर दो तो जो रिजल्ट आएगा इट विल बी प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी। और वो जो बेटा रेस्ट मास एनर्जी होती है ना, वो जो उसकी वैल्यू याद है वो बराबर होती है 939 MeV। मैं कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोटॉन का रेस्ट मास केजी में 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 केजी है। अगर प्रोटॉन किसी तरीके से एनिहिलेट हो जाए, खत्म हो जाए, फना हो जाए उर्दू में कहते हैं, तो जब प्रोटॉन फना होगा, खत्म होगा, गायब होगा, तो दिस प्रोटॉन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और इसकी एनर्जी बनेगी 939 MeV, एंड इट इज कॉल्ड रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है जनाब। तो सारी मटा जरा पहले इस वाली बात को मैं आपसे कमेंट्री करवाना चाह रहा हूँ, मुझे आप बताएंगे, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। कहते हैं अगर कोई प्रोटॉन किसी जगह रखा हुआ है तो उसका रेस्ट मास इतना होता है। इसको आइंस्टाइन की इक्वेशन में रखें, सॉल्व करें, तो जो रिजल्ट आता है 939 MeV, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन की रेस्ट मास वाली एनर्जी। मतलब अगर प्रोटॉन एनिहिलेट हो जाए, गायब हो जाए, तो इसके बदले में इतनी एनर्जी पैदा होगी। हजरा बताइएगा ये रेस्ट मास एनर्जी क्या चीज़ है। मतलब प्रोटॉन अगर एनिहिलेट हो जाए, खत्म हो जाए, तो प्रोटॉन में से इतनी एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। अच्छा, अब मैंने इसी प्रोटॉन को मूव करा दिया, अब मैंने मूव करा दिया प्रोटॉन को। सर जब आप मूव कराएंगे ना तो अब प्रोटॉन में आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको इतनी हाई स्पीड पे मूव कराया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू द मूवमेंट 1000 MeV। तो अब मैं आपसे पूछूं, बताइए व्हाट इज इट्स टोटल एनर्जी। तो आप टोटल एनर्जी कहेंगे 1939 MeV। तो ये जो टोटल एनर्जी है ये दो तरह की एनर्जीज का सम है। एक है उसकी रेस्ट मास एनर्जी, जिसको मैं कह सकता हूँ इट इज इट्स पर्सनल एनर्जी ड्यू टू इट्स मास। ठीक है जनाब। एंड 1000 MeV, सर इट इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। और पर्सनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दूंगा तो इट विल बी द टोटल एनर्जी, दैट इज 1939। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंस कराने की कोशिश की। अब जरा ऊपर सवाल में आ जाए, ऊपर सवाल में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए जी, ऊपर क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है लेमडा। ठीक है, तो बेटा जरा गौर से सुनिएगा, इस लेमडा का, इस लेमडा की
कोई ना कोई रेस्ट मास एनर्जी होगी। इस लेमडा की कोई ना कोई रेस्ट मास एनर्जी होगी। अच्छा, उस रेस्ट मास एनर्जी की इतनी लंबी स्पेलिंग लिखूंगा ना तो मैं फंस जाऊंगा। तो मैं लिख रहा हूँ रेस्ट मास एनर्जी लेमडा की कोई ना कोई होगी, प्लस अगर ये लेमडा मूव कर रहा होगा तो सर मूवमेंट की वजह से इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अच्छा, राइट हैंड पर आ जाए। प्रोटॉन। सर प्रोटॉन की भी कोई रेस्ट मास एनर्जी होगी, और अगर वो मूव कर रहा होगा तो प्रोटॉन की कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी, प्लस पाइऑन की सर कोई रेस्ट मास एनर्जी होगी, और पाइऑन अगर मूव कर रहा होगा तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। पहले जरा ये इक्वेशन लिखें, इतनी बड़ी। जी, हैव यू नोटेड? ठीक है। अब आप जब ये लिख चुके तो आप जरा गौर से सुनिएगा, इसमें क्या क्या हमें बता रहा है, जरा सुनिए। ये खुद बता रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ लैम्डा इज 4.95 GeV। आपको याद है 4.95 GeV को मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ MeV में, एंड इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लैम्डा है 4.950, क्योंकि पूरी इक्वेशन में सारे नंबर MeV में होना चाहिए। ठीक है जनाब, एक बात हो गई। आप जरा ढूंढ, ये पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड पाइऑन। ठीक है जनाब, ये पूछ रहे हैं प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ये मालूम करना है, और पाइऑन की काइनेटिक एनर्जी ये मालूम करना है, इन दोनों का टोटल मालूम करना है। ठीक है जनाब, बताइए इन दो सेंटेंस से ये बात समझ में आती है। लेमडा की काइनेटिक एनर्जी दी हुई थी जीईवी में, इसको मैंने एमईवी में कन्वर्ट करा, और नेक्स्ट लाइन में पूछ रहा है प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, और पाइऑन की काइनेटिक एनर्जी का सम निकालना है, वो मैंने लिख दिया है कि ये निकालना है। और बड़े सवाल में क्या बता रहा है सर, वो बता रहा है प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी। पता है प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी है? तो प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी है 940। आप कहेंगे सर ये एनर्जी थोड़ी है, सर ये तो मास है। ये तो मास है, तो याद रखिएगा, जब डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर लिखा हुआ होता है तब ये मास होता है, और डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर नहीं लिखें तो वो एनर्जी होती है। क्या मतलब, मैं आपको दिखा देता हूँ इस वाली बात को। ये बताइए ई इज इक्वल्स टू एम, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखना, एम की जगह मैंने लिखा 940 MeV ओवर सी स्क्वायर, और ये वाला सी स्क्वायर। बताइए दोनों सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेंगे, और जब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेंगे तो क्या बाकी बचेगा? एनर्जी का रिजल्ट बचेगा नहीं बचेगा? तो बात समझ में आ रही है? अगर नीचे वाले सी स्क्वायर को नहीं लिखोगे तो इट इज एनर्जी। तो लिखा हुआ है रेस्ट मास प्रोटॉन की एनर्जी, प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी 940। और जरा पढ़ना, पाइऑन की रेस्ट मास एनर्जी। सर पाइऑन की रेस्ट मास एनर्जी, पाइऑन की रेस्ट मास एनर्जी, ये रही जनाब रेस्ट मास एनर्जी पाइऑन की 140। पाइऑन की रेस्ट मास एनर्जी इज 140। हाँ भाई, मैं रुका हुआ हूँ, मैं भागम दौड़ी नहीं कर रहा। पहले जरा मुझे यहाँ तक बता अनस भाई, पकड़ाई में आ रही है बात, ये दोबारा समझाओ। आ रहा है ना? अब तो सवाल के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, बस सिर्फ प्लस माइनस करना रह गया है। तो बताइए, मैंने जानबूझ के पूरी इक्वेशन को पहले कन्वर्ट किया है MeV में। अलबत्ता ये कोई बच्चा मुझे बताए सर आपने रेस्ट मास एनर्जी लेमडा की तो लिखी ही नहीं है। तो लेमडा की भी रेस्ट मास एनर्जी उसने कहीं ना कहीं दी हुई होगी, ऊपर जाके देखो। ऊपर जाके देखो ये चीज, लेमडा की रेस्ट मास, ये रेस्ट मास है पूरा का पूरा, हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी है 1115। इट इज 1115। ठीक। सारे में यार ये मुझे बताओ कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेस्ट मास, और मैं इसको बार बार बोले जा रहा हूँ एनर्जी, तो ये एनर्जी कैसे बन गई रेस्ट मास से? सी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और हाँ सी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और जहन में रख लो बस सर, सी स्क्वायर के हटा के अलावा लिखोगे
तो इट इज ऑब्वियसली यूनिट ऑफ एनर्जी। एम ई वी होती है एनर्जी की यूनिट है, तो सी स्क्वायर तो वैसे ही नीचे लिखने से मास बन जाता है, सी स्क्वायर नहीं लिखोगे तो इट इज एनर्जी। तो लेमडा की रेस्ट मास एनर्जी सवाल के पहले पार्ट में दी हुई थी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ लेमडा 1115, वो मैंने लिखा 1115 प्लस लेमडा की काइनेटिक एनर्जी एम ई वी में मैंने लिखी 4950, और राइट हैंड पे भी सारे के सारे नंबर लिख दिए। अब आप जरा बेटा मुझे बताओ कि आपने ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है ना, ये कैलकुलेट करना है, बाकी सारे नंबर उधर फेंको। तो मैंने लिखा जी 1115 4950, उधर से आएगा 940, उधर से आएगा 140, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पाइऑन। जी बेटा, और बस अब इसको कैलकुलेटर से चला के बेटा मुझे सॉल्व करके बता दो क्या आंसर आ रहा है। 4985। ठीक है जनाब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ठीक है जी। तो ये सवाल, अच्छा लेकिन चलो मैथमेटिकल तो है ना, मैथमेटिकल तो है, उससे तो बेहतर मुझे कह रहा था फोटोग्राफ देख के बताओ क्या क्या हो रहा है। तो यार वो काफी जुल्म सवाल था, लेकिन ये है उसी सवाल का एक पार्ट या उसी जैसा एक सवाल है। तो बड़ा रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, प्रॉब्लम लगे तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। एक और सवाल दे रहा भाई, क्या बात है। कह रहा है जनाब बबल चैम्बर में ट्रैक हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बैरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर। तो देख रहे हैं भाई, ये वाली वीडियो आ गई भाई, जो उस दिन मैंने आपको ए क्यू ए के नाम से भेजी थी, और मैंने कहा था यार मैंने खामखा में आपको ये वीडियो दिखा दी, पर ऐसी बात नहीं है, वो वीडियो जो है इस्तेमाल होगी। अब कहाँ इस्तेमाल होने जा रही है तो ज़रा सुने। कह रहे जनाब लेमडा पार्टिकल है, और लेमडा न्यूट्रल है, अभी हम ऊपर डिसाइड करवा चुके हैं, और इस लेमडा में से पैदा हुआ है प्रोटॉन, प्रोटॉन इज पॉजिटिव। सर इसमें से पैदा हो रहा है पाइऑन, दैट इज नेगेटिव। और इन सब के ऊपर अब आपने चेक करना है पहले चार्ज नंबर। तो लेट्स स्टार्ट विथ चार्ज नंबर, चार्ज कंजर्वेशन। ठीक, तो लेफ्ट साइड के ऊपर चार्ज 0, राइट साइड के ऊपर +1 एंड -1, तो चार्ज नंबर कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड है ये। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है बैरियन नंबर। बैरियन में चेक करके बताएं, लेमडा बैरियन है? नहीं सर, कोई बैरियन नहीं है। लेमडा बैरियन है? सोचें जी, लेमडा बैरियन है तो इसका आंसर है सर हेड्रॉन है। हेड्रॉन में एक मीजॉन होता है और एक बैरियन होता है। तो ये सर कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ 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 हाँ, बस 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 सही, बस सही, बस सही, बस सही, बस सही। ये वाली बात पे मैंने गौर नहीं किया, मैं फंस रहा था, वरना भी इसके अंदर ये अप है, ये डाउन है, और ये स्ट्रेंज है। तीन आ गए इसके अंदर भाई, जब तीन आ गए ना फिर ये पक्की बात है सर, ये बैरियन है। बैरियन नंबर इसका होगा 1, बैरियन है, बैरियन नंबर होगा 7। राइट हैंड पे आ रहे हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन तो सर बैरियन होता है। पाइयन, पाइयन मीजॉन होता है, इट इज नॉट बैरियन। सो टोटल रिजल्ट इज 1, सो इट इज सेटिस्फाइंग बैरियन नंबर। ठीक है जनाब, बैरियन में तीन होते हैं क्वार्क, तीन क्वार्क होते हैं, और अगर तीन क्वार्क होते हैं तो तीन क्वार्क से मैंने ये रिजल्ट निकाला है। ठीक, और बल्कि मैं अब मुझे एक और बात समझाने दें कि लेमडा के ऊपर चार्ज न्यूट्रल क्यों है। तो अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आ रहा है, लेकिन अगर कोई बच्चा बोले सर इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज क्यों है, तो देखिएगा अप का चार्ज होता है +2/3, ठीक है, डाउन का होता है -1/3, और स्ट्रेंज का होता है -1/3। तो इससे भी पता चलता है कि इसका चार्ज 0 है, टोटल चार्ज 0 है। तो लेमडा का टोटल चार्ज 0 लेफ्ट साइड पर, राइट हैंड पे भी चार्ज 0 हो गया, बैरियन नंबर भी चेक हो गया। लेप्टॉन में है, तो सर लेप्टॉन में, लेप्टॉन में ना तो ये लेप्टॉन लेमडा है, ना पाई, सॉरी प्रोटॉन लेप्टॉन है, ना ये लेप्टॉन है। तो जनाब लेप्टॉन नंबर भी सेटिस्फाइड है। ठीक है जनाब, तो हमने तीनों चीज़ें अप्लाई कर दी हैं, और तीनों चीज़ें अप्लाई करके कह दी हाउ द कंजर्वेशन। तो इसका आंसर है चार्ज, बैरियन एंड लेप्टॉन नंबर आर कंजर्व। लेफ्ट चार्ज नंबर, बैरियन नंबर
एंड lepton number are conserved. So this decay exists. ठीक है। अच्छा, ए क्यू ए की फिजिक्स पढ़ाते हैं उसमें वो फिर वो एक और चीज भी चेक करवाता है, स्ट्रेंजनेस। खैर ये तीन चेक कर ली, काफी है, इसने क्वेश्चन में यही कहा हुआ है। तो बेटा आज की, हाँ कोई जरूरी भी नहीं है, आपने अगर वाली वीडियो देखी है तो इसका मतलब है याद है आपको। इसमें मैंने लिखा हुआ है, बोला हुआ है कि स्ट्रेंजनेस नॉट नेसेसरी टू बी कंजर्व्ड। ठीक है जी। तो चलें जनाब, सर इमरान यामीन की रिकॉर्डिंग